दिन गुजरते गए मगर राइद का रवैया ना ठीक हुआ। तुराब खान नूर बेगम दोनों ही उससे बात करने की कोशिश करते मगर वो किसी से बात नहीं करता था। नूर बेगम अगर उसे प्यार से कुछ कहती भी थी तो वो उन्हें इग्नोर कर देता। माँ के बगैर उसे यह हवेली अब काट खाने को दौड़ती थी, जिस वजह से उसने तुराब खान से बाहर जाकर अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने का कहा था, जिस पर तुराब खान भी कोई एतराज़ नहीं कर गए थे। वो तो चाहते थे कि वो दूसरे कामों में मसरूफ़ हो और अपनी माँ की याद के शहर से बाहर आए, इसलिए वो उसे यूके भेजने का इंतज़ाम कर चुके थे। आज उसकी सालगिरह थी और कल उसे यूके के लिए निकलना था। हर साल उसकी सालगिरह बहुत धूमधाम से मनाई जाती थी। आखिर वो तुराब खान का इकलौता बेटा था, इकलौता वारिस, जिसकी सालगिरह में कोई कमी नहीं छोड़ते थे। वो अपने कमरे से निकला तो तुराब खान मुलाजमों को कुछ समझा रहे थे, जबकि आधे मुलाजिम हवेली की सजावट में मसरूफ़ थे। ये सब क्या हो रहा है? वो हॉल के बीच में खड़ा होता संजीदगी से इस्तफसार करने लगा तो सब उसकी जानिब मुतवज्जो हुए। क्या तुम भूल गए? आज तुम्हारी सालगिरह है और हर साल की तरह इस साल भी हम अपने बेटे की सालगिरह बहुत शानदार तरीके से मनाएंगे। तुराब खान उसको कंधे से थामे जोश से बोले थे। हर साल की तरह इस साल मेरी माँ भी नहीं है तो सालगिरह मनाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। राइद हाथ बांधे खड़ा आहिस्तगी से बोला, राइद, मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता। मर गई है तुम्हारी माँ, छोड़ दो उसका पीछा। तुम्हारा बाप यहाँ जिंदा मौजूद है जो तुम्हारी खुशियाँ देखना चाहता है। तुम क्यों उसे खुश नहीं रहने दे रहे हो? क्यों उसे अपने रवैये से तकलीफ दे रहे हो? तो राब खान बेबसी और गुस्से के मिले जुले अंदाज में बोले तो राइद के चेहरे पर तल्ख मुस्कुराहट आई। आपको अपनी तकलीफ नज़र आ रही है, मगर मेरी माँ पे हाथ उठाने से पहले आप भूल गए थे कि उनकी तबीयत ख़राब है। राइद तंजिया बोला तो उन्होंने लब भींचे। वहाँ मौजूद सारे मुलाजिम ऐसे बन गए जैसे मौजूद ही ना, कोई भी उनकी जानिब नहीं देख रहा था मगर सबके कान वहीं लगे हुए थे। राइद, वो सब गुस्से में हुआ था। और क्या तुमने सुना नहीं था तुम्हारी माँ क्या कह रही थी? वो मुझसे ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बात कर रही थी। वो अपनी बेटी की जान के लिए आवाज़ ऊंची कर रही थी। वो उसको समझा ही रहे थे जब भी राइद उनकी बात काटते बेहद सर्द लहजे में बोला। किचन से आती नूर बेगम के कदम राइद की बात सुनते सुस्त पड़े। वो 8 साल का बच्चा तो हरगिज़ नहीं लग रहा था, ऐसा लगता था जैसे कोई 28 साल का जवान मर्द हो। राइद, वो लड़की थी जिसकी वजह से तुम्हारी माँ मेरे सामने आ खड़ी हुई थी, इसलिए जो भी इस दुनिया में आई ही नहीं थी तुम्हारी माँ उसके लिए मुझसे बदतमीजी कर रही थी। उस मनहूस, बाबा, मैं अपनी बहन के खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं सुनूंगा। गुस्से से चीखते राइद ने उनकी बात काटी तो वो सर झटक गए। मैं जानता हूँ मैं कि ये सब तुम्हें तुम्हारी माँ ने सिखाया है, और भी ना जाने उस औरत ने तुम्हें क्या क्या सिखा रखा है। उसने मेरे बेटे को मेरे ही खिलाफ कर दिया है। उसके दिमाग में उस लड़की का ना जाने ऐसा कौन सा भूत भर दिया है जिसकी वजह से तुम अपनी बहन की साइड लेते मुझसे, यानी अपने बाप से ऊंची आवाज़ में बात कर रहे हो। अच्छा है वो पहले इस दुनिया से चली गई, वरना मैं खुद उसका गला दबा देता। तो राब खान गुस्सा जब्त करते दांत पीसकर नखुवत से उस छोटी सी जान का जिक्र कर रहे थे जिसने ठीक से आंख भी नहीं खोली थी और हमेशा के लिए सो गई थी। उनकी बातें सुनकर राइद का तो दिमाग ही घूम गया था, जबकि नूर बेगम तो राब खान के मुंह से अपनी ही बेटी के लिए ऐसी बातें सुनकर शुष्तर रह गई थी। उनकी बातें, मेरी माँ और बहन की मौत के ज़िम्मेदार आप हैं। मैंने इतने दिनों से आपसे नफ़रत करने की बहुत कोशिश की मगर मेरी माँ की तरबियत मुझे रोकती रही। मगर आज जो आपने मेरी माँ और मासूम बहन के बारे में बोला है ना, उसके बाद मुझे आपसे नफ़रत हो गई है, शदीद नफ़रत। राइद लाल सुर्ख आंखों से उन्हें देखते हुए बोला। उसके लहजे में क्या नहीं था, दुख, अफसोस, गुस्सा, गम, जिसे वहाँ मौजूद हर फर्द ने महसूस किया था। राइद बेटा, ये क्या कह रहे हो? अपने जान से अजीज़ बेटे के मुंह से खुद के लिए नफ़रत का इजहार सुनते तुराब खान तड़पते हुए उसकी जानिब बढ़े। आपने सुना नहीं? नफ़रत करता हूँ मैं आपसे, दूर रहें मुझसे। राइद पूरी कुव्वत से दहाड़ता अपने कमरे में भाग गया। पीछे हॉल में एक सन्नाटा छा गया था, मौत का सा सन्नाटा। मुलाजमीन और नूर बेगम सब ने अफसोस से तुराब खान को देखा। वो कैसे बाप थे जो इतने आराम से अपनी बेटी के मरने की बात कर गए थे, मगर आज जो राइद ने किया वो नूर बेगम को बिल्कुल ठीक लगा। वो इसी काबिल थे। नूर बेगम सर थामे सोफे पर बैठे तुराब खान को देखती वापस किचन की जानिब बढ़ गई। उनके दिल में अब एक डर बैठ गया था कि अगर उनको भी बेटी हुई तो तुराब खान क्या उसकी भी जान ले लेंगे, और यही परेशानी अब उन्हें खाने लगी थी। सुबह हुए हंगामे के बाद अब हवेली बिल्कुल खामोश थी। तो राब खान सुबह के निकले हुए थे मगर रात के 1 बजे तक भी हवेली नहीं लौटे थे।
अगले दिन रात की सुबह 10 बजे की फ़्लाइट थी और तुराब खान 10 बजे से पहले हवेली वापस आ गए। राइद ने सारा सामान रात मुलाजमा से कहकर पैक करवा लिया था, मगर वो कल ही से अपने कमरे से नहीं निकला था और आज जाते वक्त अपने बाप से मिलना तो दूर, राइद ने एक बार भी उनकी जानिब नज़र नहीं की थी। वो उससे बात करते, उसके करीब जाकर उसे गले लगाने की कोशिश करते, मगर इससे पहले वो गाड़ी में जाकर बैठ गया। तुराब खान उसे खुद एयरपोर्ट छोड़ने गए थे। वो उसे अपने एक दोस्त के साथ भेज रहे थे जिसका सारा बिजनेस यूके में था। राइद वहाँ जाकर एक हॉस्टल में रहने वाला था। एयरपोर्ट पर उतरते ही तुराब खान के दोस्त उन्हें मिल गए। उनसे सलाम दुआ के बाद उन्होंने राइद का सामान उन्हें दिया और राइद से मिलने उसकी जानिब बढ़े। उन्हें यकीन था कि एयरपोर्ट पर सबकी मौजूदगी के दौरान राइद उन्हें मिलने से नहीं रोकेगा, मगर वो गलत थे। उनके अपनी जानिब बढ़ते कदम से पहले ही राइद अंदर की जानिब बढ़ गया। तुराब खान दुख से अपने बेटे को जाता देखते रह गए। न जाने अब कब उन्हें उसकी शक्ल देखना नसीब होनी थी। हाल यूके जाने के बाद मेरी माँ की यादें वो आखिरी मंजर थे जब मेरे बाप ने मेरी माँ पर हाथ उठाया था। वो मेरे दिमाग से जा ही नहीं रहा था। मैं बहुत चिड़चिड़ा हो गया था जब मेरे दोस्त मुझे एक क्लब में ले गए। वहाँ मैंने पहली बार शराब पी और फिर जैसे अपने होश ही खो बैठा। उसके बाद मैं पुरानी यादों को मिटाने के लिए रोज़ ही शराब पीने लगा, जिस वजह से मुझे उसकी आदत लग गई। राइद ग्रिल पर हाथ टिकाए आसमान को देखते बोला। आयला उसका बाजू पकड़े उसके कंधे पर सर रख के उसे सुन रही थी। उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि तुराब खान का इतना भयानक चेहरा भी हो सकता है। मैं वहाँ से कभी वापस नहीं आना चाहता था, मगर मेरी माँ की याद मुझे हवेली की जानिब खींचती थी। हवेली के हर कोने से मुझे आज तक अपनी माँ की खुशबू आती है। बस उसी खुशबू के हाथों मजबूर होकर मैं वापस आया था, वरना उस दिन के बाद मुझे अपने बाप की शक्ल देखने का कोई शौक़ नहीं था। वो संजीदगी से कहता, आंखों में आए आंसू अंदर उतारने लगा। तुम्हें पता है, अगर मामा यहाँ होती तो वो तुम्हें देखकर कितनी खुश होती। उनकी बहू बिल्कुल उनके जैसी है, उनके बेटे को हर सही गलत बताती है। ये देखकर उन्हें कितना अच्छा लगता। आज अगर वो यहाँ होती तो यकीनन एक बहुत अच्छी सास बनती और अपनी बहू के सारे अरमान पूरे करती, जैसे कि अपने जेवर देना, घर की जिम्मेदारियाँ, अपने सारे काम उसके कंधों पर डालकर खुद रिटायर हो जाना, तुम्हें समझाना। वो नम होती आंखों से कंधे पर उसके सर को रखे देखते मुस्कुराते लहजे में बोला, यकीनन वो यहाँ होती तो हमारी उनसे अच्छी दोस्ती हो जाती। मगर नूर मामा भी बहुत अच्छी हैं, वो भी हमें समझाती हैं। जैसे एक सास अपनी बहू को अपने जेवर देती है, वैसे ही उन्होंने मुझे भी दिए। आयला वैसे ही उसके कंधे पर सर रखे नरमी से बोली तो राइद लब भींच गया, मगर कहा कुछ नहीं। इस सब में मामा का कोई कसूर नहीं, वो तो कुछ भी नहीं जानती थी। तब इस बारे में मैं और नवाल और जुजलान भाई, इस सब में उनका भी कोई कसूर नहीं। गलती बाबा ने की है, जिसकी सज़ा आप बाकी 3 लोगों को क्यों दे रहे हैं। आयला उसके कंधे से सर उठाती प्यार से कहने लगी तो राइद ने खाली नज़रों से उसे देखा। आपने अपनी मामा से वादा किया था ना कि आप अपनी बहन का ख्याल रखेंगे, तो नवाल भी तो आपकी ही बहन है ना, सगी ना सही, लेकिन है तो आप ही लोगों का खून। आप उसका ख्याल रखकर भी तो अपनी मामा से किया गया वादा पूरा कर सकते हैं ना। जो कुछ भी हुआ है उसमें उन लोगों की तो कोई गलती नहीं, और फिर आप उनसे क्यों बेरुखी बरतते हैं। हमने बहुत बार नवाल के लहजे में दुख महसूस किया। वो भी चाहती हैं कि उसे भी बाप भाइयों का प्यार मिले, मगर जैसे आपने बताया उससे तो यही लगता है कि नवाल को कभी बाबा ने प्यार नहीं किया। वो बेचारी तरसती है अपने कोई प्यार के लिए। राइद प्लीज़ आप नवाल को तो उसका हक दे दें, एक भाई का मान दे दें। हम नहीं जानते कि जुजलान भाई उससे प्यार करते हैं या नहीं, उसे वो मान देते हैं या नहीं, मगर आप उसके साथ इतनी नाइंसाफ़ी तो ना करें। आपकी मामा भी आपको देखती होंगी तो उन्हें भी दुख होता होगा कि वो आपको क्या छोड़ के गई थी और आप क्या बन गए। हम ये नहीं कहेंगे कि आप बाबा को माफ़ कर दें, आंखों ने जो कुछ देखा बहुत गलत किया है, मगर इसमें जुजलान भाई और नवाल और मामा तो शामिल नहीं थी ना, वो तो बेकसूर है। फिर आप क्यों अपने लहजे से उन्हें भी दुख पहुंचा रहे हैं। राइद हम आपकी बीवी हैं, आपको अच्छा बुरा समझाना हमारा काम है, बाकी आपकी मर्ज़ी, आप क्या करते हैं। आप बड़े हैं, सारी बातें रिश्तों की नज़ाकतें अच्छे से समझते हैं। ग्रिल पर रखे उसके हाथ पर अपना हाथ रखते वो बोली तो राइद गहरी सांस भर के उसकी जानिब मुतवज्जो हुआ। आयला की बातें सही थी, मगर वो फ़िलहाल कुछ नहीं सोचना चाहता था। माजी सोचते उसकी आंखों के सामने ज़मीन पर तड़पती अपनी माँ आ जाती थी, जिस वजह से उसका दिमाग अभी कुछ सोचने समझने की कंडीशन में नहीं था। आयला मुझे इस वक्त सुकून चाहिए, माजी की अजियतों ने मुझे थका दिया है। मेरे आसाब पूरी तरह से उलझ चुके हैं और उन्हें सिर्फ तुम ही ठीक कर सकती हो। मेरी थकन सिर्फ तुम उतार सकती हो। मैंने तुमसे वादा किया है कि कभी शराब नहीं पीऊँगा, मगर मुझे इस वक्त नशे की सख्त ज़रूरत है
और ये मेरी ज़रूरत सिर्फ तुम ख़त्म कर सकती हो। राइद उसको कमर से थामते उसके माथे से माथा टिकाए थके हारे अंदाज में बोला तो आयला उसकी बात समझती अपना हिसार उसके गिर्द बांधती उसके सीने पर सर टिका गई। चांद की चांदनी एक बार फिर जैसे खिल उठी, सितारों की रोशनी जैसे तेज हुई, आसमान जैसे मुस्कुरा रहा था उन दोनों को साथ देखकर। रात के 8 बज रहे थे। एमल किचन में खड़ी रोटियां बना रही थी जबकि दयार साहब लाउंज में बैठे कुछ हिसाब किताब में मसरूफ थे। जब दरवाजे की घंटी बजी दयार साहब काम छोड़कर दरवाज़ा खोलने गए। अरे उमर, तुम आओ ना, दयार साहब ने अपने दोस्त के बेटे को देखते खुशामदीद कहा। वो कुछ दिन पहले ही अमल का निकाह तय कर चुके थे और साथ उन्होंने ये भी कह दिया था कि अमल की पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद ही वो रुखसती भी कर देंगे, जिस पर उनके दोस्त को कोई एतराज़ नहीं था। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? उमर शाइस्तगी से पूछता अंदर आया था। मैं ठीक हूँ बेटा, आओ। दयार साहब उसे लिए अंदर बढ़ गए थे। तुम बैठो, मैं ज़रा अमल को बता कर आऊँ कि तुम आए हो। दयार साहब उसे बैठने का कहते जाने लगे तो उसने रोक दिया। अंकल, मुझे आपसे पहले एक बात करनी थी। उमर कदरे हिचकिचाते हुए बोला था। हाँ बोलो। वो पूरी तवज्जो से उसकी जानिब मुतवज्जो हुए। अंकल, जुमे को हमारा निकाह है। मैं चाहता हूँ कि निकाह का सूट मैं खुद अमल को अपने साथ ले जाकर दिलवाऊँ। अगर आपकी इजाज़त हो तो क्या मैं उसे ले जा सकता हूँ? उमर ने हाथ बांधे इंतहाई मुअद्दब अंदाज में इजाज़त मांगी तो वो सोच में पड़ गए। देखो बेटा, तुम अपने हो, मगर पहले मैं अमल से पूछूंगा कि अगर उसे कोई एतराज़ नहीं है तो मुझे भी कोई एतराज़ नहीं। दयार साहब उसके कंधे पर हाथ रखते मुस्कुराते लहजे में बोले तो वो भी मुस्कुराते हुए उनकी बात समझते हाँ में सर हिला गया। उसे बैठने का कहते दयार साहब किचन की जानिब बढ़ गए। एमल रोटी बेलती साथ में तवे पर रखी रोटी देखती जा रही थी। जब उसे दयार साहब ने पुकारा, जी बाबा। वो मसरूफ से अंदाज में रोटी सेकती एक नज़र उन्हें देखती वापस नज़रें रोटी की जानिब कर गई। उमर आया है, वो तुम्हें अपने साथ निकाह का जोड़ा दिलाने के लिए ले जाना चाहता है। दयार साहब रसान से बोले। फिर आपने क्या कहा? वो रोटी सेंक कर दूसरी रोटी तवे पर डालने लगी। मैंने सब कुछ आप पर छोड़ दिया है बेटा, अगर आप जाना चाहती हैं तो बता दें, वरना मैं मना कर दूंगा। दयार साहब ने फैसला उस पर छोड़ दिया। चंद पल अपने काम में लगी वो सोचती रही। उसका दिल तो नहीं था जाने का, मगर वो बाबा के दोस्त का बेटा था। अगर वो साथ ना जाती तो बाबा के दोस्त क्या सोचते, ये कि उन्हें अपने बेटे पर भरोसा ही नहीं था, ये कि हमें उनके बेटे पर भरोसा आना था, तभी मैं उसके साथ नहीं गई। और यही सोचते उसने जाने की हामी भर ली। ठीक है बाबा, ये रोटियां बन गई हैं, बस 2 बची हैं, मैं ये बना लूं फिर चली जाती हूँ। वो बगैर उन्हें देखे अपने काम में लगी रही तो वो भी ठीक है कहते बाहर निकल गए। वो नहीं जानती थी कि उसने जाने के लिए हामी भर के कितनी बड़ी गलती कर दी है, मगर अब कुछ भी नहीं किया जा सकता था। गाड़ी में उस वक्त मुकम्मल खामोशी थी। वो उमर के साथ आ तो गई थी, मगर उसका दिल काफ़ी अजीब सा हो रहा था। उमर हर 2 मिनट के बाद उससे कुछ ना कुछ बात करता, जिसका वो सिर्फ हूँ या हाँ में जवाब देती। बाहर देखने लग जाती। फिर मॉल जाने वाले रास्ते की वजह से गाड़ी किसी और ही रोड पर जाते देख एमल एकदम चौंकी। ये हम किस तरफ जा रहे हैं? वो डरे बगैर इधर उधर देखते पूछने लगी। जहाँ अब जंगल शुरू हो रहा था। बहुत जल्द पता चल जाएगा डियर, उमर सुकून से कहता। गाड़ी की स्पीड बढ़ा गया तो एमल को शिद्दत से बहुत कुछ गलत होने का एहसास हुआ। उमर, गाड़ी रोको। वो मजबूत लहजे में संजीदगी से बोली। अब तो ये गाड़ी अपनी मंजिल पर जाकर ही रुकेगी। उमर के चेहरे पर पुरस्कार मुस्कुराहट फैली, जिससे पल भर में एमल को खतरे का एहसास हुआ। अगर तुमने गाड़ी नहीं रोकी तो मैं चलती गाड़ी से कूद जाऊंगी, एमल ने सख्ती से वार्न किया। मगर उमर बगैर उसकी बात का कोई असर लिए मुस्कुराते हुए ड्राइव करता रहा। एमल ने जल्दी से गाड़ी का दरवाज़ा खोलना चाहा, मगर उमर उसे लॉक कर चुका था। दरवाजे को ना खुलते देख एमल का दिल जोर से धड़कने लगा, मगर उसे उस वक्त कमज़ोर नहीं पड़ना था, उसे अपनी हिफाजत खुद करनी थी। एमल ने जल्दी से आगे बढ़कर स्टीयरिंग को घुमाना शुरू कर दिया, जिससे गाड़ी डिसबैलेंस हुई। उमर ने फौरन ब्रेक मारी और एमल को एक झटके से अपनी जानिब खींचा। क्यों इतना फड़फड़ा रही हो? सुकून से बैठ नहीं सकती? क्यों चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ वो सब अभी करूं जो मैं कुछ देर बाद करने वाला था? कमीनगी से कही उमर की बात सुनते एमल को आग लगी। उसका दिल बड़ी शिद्दत से बोला था कि सामने बैठे शख्स का मुंह नोच डाले। वो ऐसा कर भी गुजरती अगर उसके हाथ उमर के हाथ में ना कैद होते। जलील इंसान। उसने अपना पूरा जोर लगाकर उसके हाथ में कैद अपने हाथों को उसके सीने पर रखते पीछे धक्का दिया, जिससे गाड़ी के दरवाजे के साथ जा लगा था। वो, बहुत हिम्मत है ना तुम
मैं, अभी तुम्हारी सारी हिम्मत निकालता हूँ। वो गुस्से से कहता उसका बाजू सख्ती से दबोचते उसे अपने करीब करने लगा। एमल हाथ पांव चलाती उससे खुद को छुड़वाने की कोशिश करने लगी और इसी खींचातानी में एमल की एक आस्तीन बाजू से फट गई। उमर उसे खुद में भींचने की कोशिश कर रहा था जब एमल ने होश से काम लेते उसके पीछे मौजूद बटन दबाकर गाड़ी अनलॉक, उसके बाजू पर जोर से एक हाथ बड़ी मुश्किल से उसके गले से ले जाकर उसके गले पर दबाव डालने लगी थी वो, तो उमर ने उसका हाथ पकड़ते उसकी कमर से लगा दिया जिससे एक तेज दर्द की लहर उसके बदन में उठी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कैसे निकले वहां से, मगर उसे भी अपनी इज्जत बचानी थी और किसी भी तरह बचानी थी। यहाँ से निकलना था और उसके लिए उसे अपना दिमाग हाजिर रखना था। उमर उसके चेहरे पर झुकने ही लगा था जब उसने पूरा जोर लगाते अपना सर उमर की नाक में मारा जिससे वो तड़प उठा था। उमर एक झटके से उसे छोड़ता अपनी नाक पर हाथ रख गया जहां से अब खून निकल रहा था और इसी मौके का फायदा उठाते एमल तेजी से गाड़ी से उतरी और अंधाधुंध खाली सड़क पर भागने लगी। वो नहीं जानती थी कि वो सही दिशा में जा भी रही है या नहीं, उसे तो बस किसी भी तरह अपनी इज्जत की हिफाजत करना थी। वो पीछे देखे बगैर बस भागे जा रही थी। भागते भागते वो काफी दूर निकल आई। जब थोड़ा सांस लेने के लिए हाँफती कांपती रोड पर ही बैठी थी वो, उसे वहां बैठे थोड़ी ही देर हुई थी जब पीछे से कोई रोशनी अपनी जानिब आती दिखाई दी। उसने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा तो एक गाड़ी उसी की तरफ आ रही थी, मगर वो उमर की गाड़ी नहीं थी। वो जल्दी से खड़ी हुई कि शायद उसे लिफ्ट मिल जाए। इससे पहले कि वो गाड़ी को हाथ देकर रोकती, गाड़ी खुद ही बड़े आराम से उसके आगे आन रुकी थी। इससे पहले कि वो कुछ भी कहती, गाड़ी का शीशा नीचे होते ही जो शख्स उसे अंदर बैठा दिखा था उस पर एक नफरत की लहर उसके वजूद में दौड़ी थी। मिस एमल, माय स्वीट कजन, तुम यहाँ सुनसान सड़क पर क्या कर रही हो? तुम जैसी इतनी समझदार लड़की को क्या ये पता नहीं कि इतनी रात को इस तरह एक लड़की का खाली जगह पर खड़े रहना किसी भी तरह से मुनासिब नहीं? और मेरे चाचा जान, वो इतने गैर जिम्मेदार कब से हो गए जो जवान जहान लड़की को यूं वीरानों में अकेला भेज दिया? जुजलान खान तमस्कराना अंदाज में कहता, एमल को आग ही तो लगा गया था। वो बगैर कुछ भी बोले आगे की जानिब बढ़ गई जिस पर जुजलान गहरा मुस्कुराते हुए उसके पीछे गाड़ी चलाने लगा।